हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। और इसके पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को धातु और अधातु के बारे में बताया था कि धातु अधातु क्या होती हैं और उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं। और साथ ही में हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो धातुएँ उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो धातुएँ होती हैं, अगर उनकी क्रियाशीलता की बात करी जाती है, तीन भागों में उनको विभाजित किया गया है: निम्न क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता और उच्च क्रियाशीलता। और हर क्रियाशीलता की वस्तु को जो है अलग अलग तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जो उच्च क्रियाशील की धातु होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। और जैसे आपका हो गया कापर, हो गया जिंक, हो गया टीन, हो गया निकेल, हो गया सिल्वर, हो गया, ये जो है उच्च क्रियाशील धातु यानी इनकी क्रियाशीलता जो अधिक होती है। तो इनको हम लोग कार्बन के माध्यम से जो है इनका अपचयन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक विधि उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इसका परिष्करण करते हैं, इस शुद्ध धातु को जो है प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक यहाँ पे बर्तन ले लेंगे और उसमें जो है एक कैथोड बनाएंगे और एक एनोड। तो जो एनोड होगा ये अशुद्ध धातु का होगा, ये जो होगा आपका अशुद्ध धातु का होगा। ठीक है, यानी कि कापर का जो है अशुद्ध धातु यहाँ का एनोड बना देंगे। और यहाँ अगर हम लेते हैं कापर की शुद्ध धातु का जो हम लोग कैथोड बना देते हैं। धातु के लवण के विलयन का उपयोग हम लोग विद्युत अपघट के रूप में करते हैं। यानी कि जो धातु का लवण है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कापर सल्फेट है, ठीक है, कापर सल्फेट से जो है कापर धातु को प्राप्त करना है, तो कापर सल्फेट का एक जली विलयन बना लेंगे और उसका उपयोग हम लोग विद्युत अपघट के रूप में करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो है आपका कापर सल्फेट का जली विलयन है और उसके अंदर जो है अशुद्ध धातु का एनोड बनाया गया है और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया गया है। अब देखिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कुंजी है, कुंजी को ऑन करेंगे तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिया होगी। देखिए एनोड पे जो क्रिया होगी, एनोड पे हो जाएगा Cu2 प्लस 2E माइनस। यानी कि जो यहाँ पर आप जो है स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो अशुद्ध कापर है, अशुद्ध कापर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से त्याग देगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ होता क्या है कि जब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है, यानी कि जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो कापर होता है, कापर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये जो है यहाँ से इस विद्युत अपघट में आकर के घुल जाता है। अब यहाँ से अशुद्ध कापर विद्युत अपघट में जब घुलता है तो जितना अशुद्ध कापर विद्युत अपघट में घुलता है उतना ही शुद्ध कापर विद्युत अपघट से जाकर के जो है इस आपके कैथोड पर निक्षेपित होता है, यानी कि कैथोड पर चला जाता है। तो अब कैथोड पर जो है कुछ इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। कैथोड पे हो जाएगा आपका Cu2 प्लस 2E माइनस और ये जो है हमारा यहाँ पर शुद्ध कापर बन जाएगा। अब ये 2E माइनस, जैसे कि यहाँ पे जब कापर ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा था तो वो इलेक्ट्रॉन आकर के जो है कैथोड पे चलाएगा और फिर यहाँ से जो है कापर, यानी यहाँ पे जो शुद्ध कापर होगा वो कैथोड पर जाएगा और इस तरह से पूरी तरह से जो है कैथोड पर आपका शुद्ध कापर उपस्थित हो जाएगा। फिर इसके बाद विलय अशुद्धियां। अब जैसे यहाँ पे जो शुद्ध कापर है वो तो आपका कैथोड पे आ गया, लेकिन जो अशुद्धि होगी, जो विलय अशुद्धि होगी, वो इस कापर सल्फेट के जली विलयन में पूरी तरह से घुल जाएगी। लेकिन जो अविलय अशुद्धि होगी, यानी कि जो घुलेगी नहीं, वो यहाँ पर जो है एनोड के नीचे बैठ जाती है। इस तरह से तली में देखिए यहाँ पर जो है बैठ जाएगी और इसका नाम दिया गया है एनोड पंख, यानी ये जो होगा एनोड पंख के रूप में जो है नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से हम लोग जो है जो आपका उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं उनका हम लोग विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं और शुद्ध धातु को जो है प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? तो जो धातु होती है वो अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से उसका रंग जो है बदल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। की जो धातुएं होती हैं वो अपने आसपास के आर्द्रता यानी कि नमी और अम्ल से अभिक्रिया करती हैं जब, तो उनका जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पे जंग लगना हो गया, ये जो एक तरह से संक्षारण का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके जो है सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसे सिल्वर जो है काला हो जाता है। आप देखेंगे कि जो चांदी की वस्तु होती है, जो चांदी के आभूषण होते हैं,
उनमें जो होता है कुछ काले काले रंग का जो धब्बा पड़ जाता है, फिर उसको जो है सोनार के वहाँ ले जा करके उसको साफ कराया जाता है। तो वो जो होता है और कुछ नहीं, वो होता है आपका सिल्वर सल्फाइड होता है, जो काले रंग के रूप में जो है जम जाता है। फिर इसी तरह से कांपर जो होता है आपका आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, तो ये जो है हरे रंग का कांपर कार्बोनेट बनाता है। यानी कि कांपर जो होता है वो आर्द्र यानी कि नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से जब अपक्रिया, यानी कि नमी वाले जगह पे जब कांपर को रखते हैं तो वहां पे उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके जो कांपर होता है वो आपका कांपर कार्बोनेट बनाता है, और यह जो होता है हरे रंग का होता है, यानी कि कांपर के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं लोहे को यानी कि आयरन को, तो जो लोहा होता है वो आर्द्र वायु यानी कि नमी युक्त वायु से अधिक समय तक जब उसको रखा जाता है, मतलब ये अचानक नहीं होता है, काफी अधिक समय के बाद होता है, तो जब इसको नमी युक्त जगह पे रखा जाता है तो वहां पे देखेंगे कि भूरे रंग की जो है उस पर एक परत चढ़ जाती है, और उस भूरे रंग की परत को हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसे जंग लगना भी कहा जाता है, इसे जंग भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनका जो संक्षारण होता है उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय करें कि उनके संक्षारण से बचा जाए, क्योंकि संक्षारण की वजह से जो धातुएं होती हैं उनका बहुत ही नुकसान होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे उपाय है इसका, यशद लेपन के द्वारा जो है धातुओं के संक्षारण से बचा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि लोहा और इस्पात को जो है जंग से बचाने के लिए जस्ते की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है, और इसी विधि को हम लोग बोलते हैं यशद लेपन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो जस्ते की परत है यदि ऊपर से हट जाए उसके बाद भी उसके अंदर की जो वस्तु होगी वो आपका जंग से सुरक्षित होगी। दूसरी विधि है यहाँ पे, यानी कि दूसरे तरीके से पेंट करके, यानी कि जो धातु है उसके ऊपर पेंट लगा दिया जाए, ग्रीज लगा दिया जाए या तेल लगा दिया जाए, तो इस तरह से जो है संक्षारण से बचा जा सकता है। फिर अगला है इसका मिश्र धातु बनाकर, यानी कि धातु जो होती है उसका मिश्र धातु बना करके भी संक्षारण से बचा जा सकता है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जो धातुएं होती है उनको आपस में मिला दिया जाए। तो इस मिलाने के लिए क्या करते हैं कि जो धातु होता है सबसे पहले उसका विलयन तैयार करते हैं, मतलब उसका जो है एकदम पूरी तरह से पिघला दिया जाता है, उसको एकदम विलयन के रूप में बना दिया जाता है। उसके बाद दोनों को जो है जो भी रेशियो है उस रेशियो से दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो है फिर उसको ठंडा करते हैं। इस तरह से जो वहाँ पर जो नई धातु होती है उसका गुणधर्म भी बदल जाता है, और वहाँ पे जो है मिश्र धातु का निर्माण प्राप्त होता है। तो जो धातुएं होती है इसके आधार पे हम लोग अलग अलग गुणधर्म की जो है धातुएं बना सकते हैं। जैसे अगर लोहे की बात करते हैं तो जो लोहा होता है, अगर प्राकृतिक लोहा को लिया जाए तो वो बहुत ही नर्म होता है, और मतलब उसका गलनांक भी बहुत कम होता है। तो उसको हम अगर खींचे तो वो जो है मतलब उसमें तनाव भी आ सकता है, लेकिन अगर उसमें हम कार्बन मिला देते हैं कुछ मात्रा में, अगर उसमें कार्बन मिला दिया जाता है तो फिर वो जो लोहा होता है बहुत ही कड़ा हो जाता है, और वो जो है हमारे लिए यूजफुल होता है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो इस्पात होता है, इस्पात यानी कि स्टील, ये होता है आपका लोहा प्लस क्रोमियम या निकेल के मिश्रण से जो है इस्पात बनता है। और जो इस्पात होता है वो पूरी तरह से संक्षारण से यानी जंग से जो है पूरी तरह से मुक्त होता है। इसमें जो होता है लोहा और क्रोमियम मिला करके इस्पात बना जाता है, और इसमें जंग नहीं लगता है। इसी तरह से पीतल जो है आपका कांपर और जिंक को मिला करके पीतल का निर्माण होता है। कांसा, कांपर और टीन को मिला करके जो है कांसे का निर्माण होता है। सोल्डर, लेड और टीन को मिला करके जो है सोल्डर का निर्माण होता है। अमलगम, मरकरी और अन्य तत्व, यानी कि मरकरी का मतलब हो गया कि पारद या पारा, पारा और अन्य तत्वों को मिला करके जो है यहाँ पर अमलगम का निर्माण होता है। तो अभी जो मिश्र धातुएं हैं अलग अलग तरह के गुणधर्म की जो है धातु को हम बना सकते हैं, मिश्र धातु को हम लोग बना सकते हैं कि जो धातु होती है उसमें कोई अन्य धातु मिला करके उसके गुणधर्म को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं, जैसे कांसा हो गया, कांसा में जो कांपर और टीन है हमारा, वो आपका जो है जो कांपर है विद्युत का सुचालक है, जिसका उपयोग हम लोग तार में के रूप में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कांसा प्राप्त होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यदि सोल्डर की बात कर ले तो सोल्डर जो होता है लेड और टीन से मिलकर के बना होता है। तो लेड और टीन का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, लेकिन इससे मिलकर जो सोल्डर बनता है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि तार को वायरिंग करने के लिए, कि तार को जोड़ने के लिए भी इसका सोल्डर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे लेसन का जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए
प्रोवाइड कर दिया है। और यदि आपने पिछली वीडियो या पहले की जितनी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां से जाकर के आप लोग जो है पूरी वीडियो देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।